हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो अर्थात तो जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जो होते हैं, तो वो जब क्लास रूप में आते हैं तो उनको किस माहौल की ज़रूरत पड़ती है, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बताया गया है कि उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, या फिर बी में कहा गया बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, या फिर सी में कहा गया उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या डी में कहा गया उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात के क्वेश्चन इसका जो करेक्ट हो जाएगा, तो पहला तो यहाँ पे कहा गया जैसे हतोत्साहित कहा गया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चों की क्षमताओं में यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे उनके व्यवहार को सिखाता अर्थात तो टीचर्स देम टू बिहेव, ये भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बात करें इसके डिटेल से सॉल्यूशन पे, तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को कक्षा में ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, कैसा वातावरण मिलना चाहिए जहां उनकी मातृभाषा, संस्कृति और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाए। अर्थात क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहां पे उनकी मातृभाषा को, उनकी संस्कृति को और पूर्व ज्ञान को भी महत्व देना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब शिक्षक बच्चों की भाषा, संस्कृति और अनुभव का सम्मान करते हैं तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। क्या है, बच्चे इस कंडीशन में आसानी सीखते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं और कक्षा में भागीदारी दिखाते हैं। मुख्य धारा की भाषा सिखाने के लिए उनकी भाषा उपयोग को हतोत्साहित करना बिल्कुल भी गलत है। इससे बच्चों में आत्मगौरव कम होता है और वे कक्षा में कट सकते हैं। वहीं पे बात करें तो क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करने से भेदभाव बढ़ता है और यह समावेशी शिक्षा के विरोध में कहा जाता है। वहीं पे केवल अच्छा व्यवहार सिखाना शिक्षा का सीमित उद्देश्य है। वास्तविक आवश्यकता उनके सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान का उपयोग और सम्मान है। इसीलिए सबसे उपयुक्त विकल्प हमारा डी रहेगा, जहां पे कक्षा का वातावरण बच्चों की संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व दे और उसका सकारात्मक उपयोग करे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन पद्धतियों के उपयोग पर, या उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। कहने का मतलब जब कक्षा में जो होता है अगर सृजनात्मक और प्रतिभाशाली, अर्थात यहाँ पे बात की गई है क्रिएटिव एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं क्लासरूम के अंदर, तो उनके लिए किस प्रकार का नेसेसरी जो होता है इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या फिर कहा गया बी में उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उनके प्रति स्नेही कहा गया है, ज़्यादा स्नेह दिखाना भी गलत होता है। वहीं पे उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ये भी गलत हो जाएगा। अरे नए बच्चे कहाँ पढ़ा सकते हैं, तो ये भी जिम्मेदारी गलत हो जाएगा। सी में कहा गया शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश पद्धतियों का उपयोग करना, ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। वहीं पे अतिरिक्त समय दिए जाने पर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बात करें डिटेल से, तो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य शिक्षा पद्धति से अलग उनके अनुरूप विशेष शिक्षण पद्धतियों की आवश्यकता होती है। अर्थात जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको अलग और उनके अनुरूप विशेष शिक्षण पद्धतियों की आवश्यकता होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह इन बच्चों के लिए ऐसी शिक्षण विधियां अपनाएं जो उनकी रुचि, क्षमता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें।
केवल स्नेह दिखाना या उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना उनकी सृजनात्मक प्रवृत्ति व जिज्ञासा के लिए पर्याप्त नहीं होता है। वहीं पे अतिरिक्त समय देने से मात्र भी उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। मूल बात शिक्षक द्वारा प्रेरक और अनुकूली सीखने के अवसर प्रदान करना है। ऐसे हस्तक्षेप इन बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य, खुली समस्याएं, प्रोजेक्ट्स और गहराई से सोचने वाले टास्क देकर संभव होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहा गया है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अर्थात कौन सा जो बच्चे अति संवेदनशील होते हैं उनको सीखने के लिए जो मदद हम लोग देते हैं उसके लिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। तो पहला ऑप्शन में कहा गया है कि उनकी दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश हो। ये तो बहुत ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन नहीं, इसलिए इसको हम यहाँ पे इनकरेक्ट मान लेते हैं। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये तो भैया सबसे ही बात सही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये आई एम सॉरी यहाँ पे क्या बच्चे होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखो ये वाला तो देखा जाए उनके दैनिक कार्यक्रम में सारी गतिविधियों का समावेश करना, ये तो एक प्रकार से सही है, लेकिन यहाँ पे हमने गलत इसलिए लगाया है क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन का जो नेगेटिव आंसर होता है वो वाला सही होगा, इसलिए ये नेगेटिव है। तो ये वाला इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना अर्थात डांटना, ये तो बिल्कुल गलत है। वहीं पे एक कार्य को छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना बिल्कुल सही है। छोटे कार्य को बड़े बड़े कार्य जो होते हैं उनको छोटे छोटे कार्यों में तोड़कर सिखाना। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश बहुत सही, अर्थात सीखने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों को भी अप्लाई करना चाहिए, तो भी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये गलत है और ये क्वेश्चन भी गलत तरीके से पूछा गया था, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन जो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बात किया जाए डिटेल से तो अति संवेदनशील जो होते हैं अर्थात हाइपर सेंसिटिव बच्चों को बार बार डांटना या फटकारना उनकी बेचैनी व संवेदनशीलता को और बढ़ा सकता है। इससे उनका मनोबल एवं आत्मविश्वास कमजोर होता है और वे कक्षा में के माहौल से दूर हो सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों को अगर आप बार बार डांटते हैं या बार बार उनको फटकार लगाते हैं तो उनका जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं वो और उन संवेदनशीलता उनकी बढ़ जाती है और उनका मनोबल और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वो कक्षा के माहौल से बाहर हो जाते हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सी और डी जैसे कि कहा गया है इन बच्चों की विशेष जरूरतों के अनुरूप है, इसलिए यहाँ पे था। अब बात करें शारीरिक गतिविधियां उनके ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। बड़े कार्य को छोटे हिस्सों में बांटना उन्हें प्रबंधी रूप से पूरा कार्य करने में सहायता देते हैं। वैकल्पिक अधिगम विधियां बच्चों को उनकी पसंद और क्षमता अनुसार सीखने के अवसर देती हैं। इसलिए बेचैन होने पर बच्चों को फटकारना शिक्षण के लिए उपयुक्त तरीका नहीं है, जबकि अन्य सभी तरीके क्या है बच्चे के शिक्षण के लिए अनुकूलित वातावरण हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें कहा गया है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अर्थात अलग अलग पैटर्न वाले जो सोच वाले बच्चे होते हैं वो किन बच्चों की पहचान करते हैं, जैसे कि सृजनात्मकता की, प्रयासी हैं, विकलांग हैं, डिसलेक्सिक है। अर्थात डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द थिंकिंग आर आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन हु आर क्रिएटिव, प्रिजर्वेंटेज, डिजेबल्ड या डिसलेक्सिक। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका जो बैठेगा सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता था, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न मुख्य रूप से सृजनात्मक बच्चों की विशेषता होती है। सृजनात्मकता बच्चे पारंपरिक सोच से अलग, अनूठे और नवोन्मेषी तरीकों से समस्याओं का समाधान खोजते हैं। वे कल्पनाशील होते हैं और हर समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखते हैं। अन्य विकल्पों जैसे कि प्रयासी, विकलांग, डिसलेक्सिया की पहचान उनके अलग अलग लक्षणों या चुनौतियों से होती है, न कि सोच के विविध पैटर्नों से। अतः सृजनात्मकता की वह विशेषता जिसमें बच्चों के सोचने के ढंग में विविधता दिखती है और यह उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग होते हैं।
अब यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। अर्थात जो बच्चे होते हैं, कौन सा शिक्षक द्वारा जो कक्षाओं में बच्चों की समस्या के हल के लिए जो है तरीकों का वर्णन नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। अरे ये तो बात सही है। यहाँ पे देखो निगेटिव क्वेश्चन, देखना निगेटिव वाला निगेटिव के साथ जाएगा, तो ये हमारा सही बैठ रहा। ठीक, इसके बाद क्या लिखा गया, अफसरशाही उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये तो बिल्कुल गलत है। अफसरशाही अर्थात यहाँ पे कहा गया आस्किंग क्वेश्चन विद ब्यूरोक्रेटिव, अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन पूछोगे कहाँ बच्चे दे पाएंगे, तो ऑफिशियल या फॉर्मल रूप से। फिर कहा गया है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये भी बात सही है। कोई हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी वाला इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन यही इस वाले का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इसके डिटेल से सॉल्यूशन पे। तो समस्या हल करने की प्रक्रिया में शिक्षक को बच्चों की सोच, तर्क और रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। सोच, विचार, परीक्षण जैसी शब्दावली का प्रयोग बच्चों को सक्रिय रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक अपने अनुभव और विचार प्रक्रिया साझा करके बच्चों को समस्या हल करने की विभिन्न तरीके सिखा सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारना और उनके प्रति ईमानदार रहना बच्चों को भी त्रुटि से सीखने की प्रेरणा देता है। दूसरी ओर अफसरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेटिक उत्तरों वाले प्रश्न अनुशासन या औपचारिकता को दर्शाते हैं, ना कि समस्या समाधान के कौशल को। ऐसे उत्तर बच्चों की रचनात्मकता और विश्लेषण क्षमताओं को बाधित करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी वाला इनकरेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदना है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदना है। ऑप्शन ए में कहा गया ध्यान है, बी में कहा गया उत्तेजना है, सी में कहा गया स्मृति है, डी में कहा गया डर है। अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, अटेंशन, एक्साइटमेंट, मेमोरी या फियर। तो यहाँ पे अगर बात करें संवेदना की, तो संवेदना के अंतर्गत हमारा यहाँ पे डर वाला आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बात किया जाए तो संवेदना या भावनाएं वे मानसिक अवस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, सोच और शारीरिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं। डर एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति को खतरा या असुरक्षा अनुभव होती है। यह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, सतर्कता बढ़ना आदि। अन्य विकल्पों में ध्यान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, स्मृति मानसिक जानकारी का भंडारण है और उत्तेजना भी भावावेश है, लेकिन डर स्पष्ट भावनात्मक प्रतिक्रिया है। भावनाओं में खुशी, क्रोध, दुख, डर आदि आते हैं। इनमें से डर एक प्रमुख मानव संवेदना है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा डर वाला सही हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें कहा गया है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अर्थात एक 3 साल का बच्चा है, वो बताता है कि दूध जो है वो बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, अर्थात यहाँ पे बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, या बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनुभव ज्ञान है, या बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो छोटे बच्चों की बुद्धि और समझ उनके प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। 3 साल के बच्चे ने जो देखा और अनुभव किया, जैसे
बूथ या दुकान, बूथ का मतलब दुकान, तो बूथ या दुकान पर मशीन से दूध आता है, क्योंकि वहां पे उसने देखा कि दूध दे रहा था दुकान पे, तो उसने सोचा कि दूध जो है वो मशीन से आता है, उसके अनुसार ही वह दुनिया की व्याख्या करता है। क्योंकि उसने देखा कि दूध वहां मशीन से मिल रहा है, इसलिए उसने कहा कि दूध जो है मशीन से आता है। इसका मतलब है कि बच्चा अपने व्यक्तिगत अनुभव और पर्यावरण में मिले दृश्य संकेतों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। वहीं पे ऑप्शन हमारे ए बी सी आंशिक रूप से कारण हो सकते हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान के अनुसार सबसे गहरा कारण उसके प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। बच्चे ने अगर दूध का उत्पादन कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा और बूथ दुकान ही उसका स्रोत है, तो वह उसके उत्तर का आधार बनेगा। अब यहाँ पे हम बात करते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। क्या वर्णन है? पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, या आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, या कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, या डी में कहा गया एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना। देखो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है, तो वह अच्छा वर्णन की बात करो तो यहाँ पे जो हमारा बी वाला हो जाएगा कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक, सहायक और संवाद का माध्यम होता है। सबसे प्रभावी शिक्षक वही है जो कक्षा में बच्चों को संवाद, प्रश्न, जिज्ञासा और खोज के लिए प्रेरित करता है। संवाद और पूछताछ आधारित शिक्षा बच्चों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। वहीं पे संयम, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक का महत्व जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी भूमिका शिक्षण को बाल केंद्रित और संवाद परक बनाना है, यानी ऐसा स्थान देना जहां बच्चे खुलकर संवाद करें और खोजें और सीखें। अब यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा का समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है, या फिर कहा गया पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित को योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, या वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके, या कहा गया है डी में वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हों और विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य खुली जगह हो में रखा हो, जिन्हें दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। देखो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि वह कक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे खुली गतिविधियाँ हो सकती हों, विभिन्न प्रकार के जो बाल सामग्री हैं वो खुली जगह में रखी हों, जिससे बच्चे दिन में जब चाहें आसानी से उनको देख के उनको खेल सके, उनसे सीख सकें। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट बैठता है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो समृद्ध शिक्षा का अर्थ है ऐसी कक्षा जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से संसाधनों, खेल और साहित्य तक पहुंच सकें और अपनी रुचि व जिज्ञासा के अनुसार सीख सकें। जब सामग्री और गतिविधियां खुले में उपलब्ध होती हैं तो बच्चे फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे उनकी खोजशीलता, समस्या हल करने की क्षमता और रचनात्मकता विकास होता है। सीमित पहुंच या केवल निर्धारित समय पर सामग्री मिलने से बच्चों का शिक्षण अनुभव सीमित रहता है। पाठ्य पुस्तक आधारित या संरचित वातावरण को बच्चों की सोच और गतिविधियों को सीमित करता है, जबकि खुले संसाधन सहयोगी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। वहीं पे डी में बात किया जाए तो विकल्प बच्चों के लिए वास्तविक क्या होते हैं, इनरिचिकल लर्निंग एनवायरमेंटल उपलब्ध कराता है। वे किसी भी समय सामग्री ले सकते हैं, अपनी गति से सीख सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आज का हम लास्ट के क्वेश्चन पे बात करते हैं,
जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क में भी रहने वाला है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक को और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित तो संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्री में एक हैं, या वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अगर आप चाहें इसका एक्सप्लेनेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखना, इसके लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप इस पूरे वीडियो की पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, जहां पे इस क्वेश्चन का आपको डिटेल से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे और भी क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करता हूं। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।